ऐसे क्या एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स होंगे इनकी लाइफ में, क्योंकि बिना एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स के कोई इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले। इसके सपोर्ट से इनकी कुंडली में मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स एक्सेप्ट सूर्य पूरे केंद्र में स्थित है। 4th हाउस का एक प्रोमिनेंट एरिया है जहां से उनका बिजनेस से कनेक्ट रहेगा। तो आप देखेंगे 4th हाउस में आता है फिक्स्ड लैंडेड प्रॉपर्टीज, फिक्स्ड एसेट्स जी एंड व्हीकल्स। तो इनका काम व्हीकल से रिलेटेड है। और ऐसे राहु के साथ में एक और प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा आदमी को सेल्फ सेंटर्ड भी बना देता है। लेकिन क्या पोटेंशियल सक्सेस दे सकता है खाली, जब तक टाइम सपोर्ट नहीं करेगा, आपका टाइम पीरियड आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। नो डाउट बिजनेस तो काफी बढ़ रहा है इनका, बट साथ ही साथ दो ही इज अ बिलियनर बट इनकी कंपनी नॉट अ प्रॉफिटेबल। फिर ये कैसा है? इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टोरी से आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी की ग्रोथ को आप डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी भी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एंटिटी है। यू वुड स्टार्ट विद अ बैंग बट यू वुड एंड अप इन अ क्रैश। मंगल के लगन की क्वालिटी है। सो डेफिनेटली ये नाम इतना फेवरेबल नहीं है कंपनी के लिए। यदि वो मेरे पास एडवाइस के लिए है तो मैं उन्हें बोलूंगा कि आप कंपनी का नाम जो है, अभी तक हम लोग ओला कैब्स के बारे में बात कर रहे थे, अब इनका IPO आ रहा है एंड दे आर इनटू ओला इलेक्ट्रिक्स। तो इनका ओला इलेक्ट्रिक्स कैसा रहेगा? उतना अच्छा टाइम नहीं जो टाइम अभी इन्होंने देखा है, तो इनके लिए आगे मुश्किलें दिक्कतें आने वाली हैं। Hi, how are you? I hope you all are doing well and मैं हर बार भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां हो, बहुत सारी कमाई हो, सब हो। एंड आज का पॉडकास्ट हमने किया था भावेश अग्रवाल जी के ऊपर, ओला। बिल्कुल, आज के पॉडकास्ट के दौरान हमें ऐसी काफ़ी एलिमेंट्स, ऐसी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। हमारे डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, या हम प्रॉफिटेबल कंपनी कर सकते हैं, या वी विल बी सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ अवर डेट ऑफ बर्थ। बट ऐसा नहीं है। हमारी जो कंपनी का डेट ऑफ बर्थ होता है वह भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में तो सक्सेस है, बट अगर कंपनी के डेट ऑफ बर्थ में सक्सेस नहीं है तो हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल कैसी बनेगी? नाम अच्छा, सब अच्छा, स्टिल प्रॉफिट नहीं है। बिल्कुल सही, हमने ये सब जाना है डॉक्टर तुमुल राठी जी के जरिए। सो भावेश अग्रवाल, ओला के फाउंडर एंड ओनर, जो कि IIT से, जिन्होंने मुंबई IIT से अपनी पढ़ाई की इन अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ही हैड वर्क फॉर 2 years। नाउ अभी उनका IPO आ रहा है विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग। एंड ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, अगेन दैट इज ऑल्सो। तो हमने इन सभी चीज़ों के बारे में डॉक्टर तुमुल जी से बात की है एंड काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला है। हम यही दुआ करते हैं, हम यही चाहते हैं कि आप भी देखिए एंड समझिए। एंड अगर इस पॉडकास्ट के दौरान कुछ क्वेश्चंस अगर मिस हो गए हो तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, जिससे कि कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम आपको उसके आंसर्स दे पाएँ। डन, थैंक यू। तो चलिए हम समझते हैं डॉक्टर तुमुल जी के ज़रिए भावेश अग्रवाल जी के बारे में। वेलकम सर, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। सर, आज ओला, मिस्टर भावेश अग्रवाल, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ही इज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड जिन्होंने IIT मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है, जो कि उसके बाद में 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने इन अ रिसर्च विंग काम किया है। एंड वहाँ से हट करके इन्होंने एक हॉलीडे पैकेजिंग का काम शुरू किया था, जो कि नहीं चल पाया। देन ही ओपन ओला। बिल्कुल, ओला, एंड दैट इज लाइक, इन्होंने हमारी दिनचर्या जो होती है, लाइक हम इतने परेशान होते थे, अरे ऑटो मिलना या ऑटो बात करना, कैब पहले थे नहीं, तो आजकल हम जब भी करते हैं ओला कर दे, यू नो। तो ही मेड अवर लाइफ सो इजी। एंड सर, व्हेन आई थिंक अबाउट इट, उनकी जर्नी जो रही है,
एंड अभी आईपीओ भी आ रहा है उनका, एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो जहां तक मैं समझती हूँ हार्ड वर्क तो कोई भी करता है, एंड इन्होंने, ऐसा नहीं है कि एकदम से इनको सक्सेस भी मिली है। बिल्कुल। तो ऐसे क्या एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स होंगे इनके लाइफ में, क्योंकि बिना एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स के कोई इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले। इसके सपोर्ट से, करेक्ट। बिल्कुल। तो जब तक फेवर में नहीं हो। जी, तो प्लीज आप हमको उनके बारे में बताइए, अबाउट भावेश अग्रवाल। ग्रेट। तो ऐसा है, देखो, भावेश अग्रवाल एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं दोनों। ओके। और ये अर्ली लाइफ भावेश अग्रवाल की अफगानिस्तान से चालू हुई थी। उनका बर्थ हुआ चंडीगढ़ में। ओके। और इनकी फैमिली सेटल थे अफगानिस्तान में इनके बर्थ के समय। ओके। तो उनकी अर्ली लाइफ अफगानिस्तान में रही, फिर उसके बाद में वो लुधियाना आए, और लुधियाना के बाद से फिर धीरे धीरे उनकी स्कूलिंग, और फिर बाद में आईआईटी बॉम्बे में सेलेक्ट हुए। आईआईटी बॉम्बे में इंजीनियरिंग करी उन्होंने आईटी में, और फिर वहाँ से, जैसे आपने बताया, माइक्रोसॉफ्ट में लगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में, और फिर उन्होंने ओला कंपनी की शुरुआत करी। तो ये उनकी जो जर्नी रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और डेफिनेटली हर एक मिडिल क्लास ले लो या हर एक बंदे का एक एस्पिरेशन रहता है आज के टाइम पे, जब ये यंगस्टर्स को देखते हैं कि कैसे ये लोग इतने कम उम्र में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिल्कुल, विद डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज। तो अभी की जो जनरेशन है, अभी का जो टाइम है, इट इज ऑल अबाउट इनोवेशन, आइडियाज, नेटवर्किंग, डेटाबेस। तो इंडस्ट्री का पूरा रुख ही बदल गया है। अब जितने भी सक्सेसफुल बिलियनर्स आप यंगस्टर्स में देखेंगे, सब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बिलियनर्स बने जी, ना कि कोई कन्वेंशनल सेटअप। आजकल वो जमाने गए कन्वेंशनल सेटअप्स के। आजकल लोग टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। टेक्नोलॉजी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस हो गया। आजकल ये इंडस्ट्री का यू कैन से यूएसपी है फॉर ग्रोथ। करेक्ट। तो हम बात करते हैं भावेश अग्रवाल की। पहले तो हम समझते हैं उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को स्टडी करते हुए, उनके बर्थ चार्ट को स्टडी करते हुए, कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो उन्हें उन ऊंचाइयों तक लेके गए। बिल्कुल सर। आप देखेंगे उनकी मेष लगन की कुंडली है, एरीज लगन की। ओके। लगन में राहु प्लेस्ड है। सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस खाली है। फोर्थ हाउस में फिर शुक्र, बुध और मंगल प्लेस्ड है इन द हाउस ऑफ कैंसर। फिफ्थ हाउस में सूर्य की राशि में, सूर्य खुद की राशि में प्लेस्ड है। फिर सेवेंथ हाउस में केतु और शनि प्लेस्ड है। एट्थ हाउस खाली, नाइन्थ हाउस खाली। टेंथ हाउस में जुपिटर एंड मून का कॉम्बिनेशन बनता है। 11th एंड 12th खाली। मतलब आप ये देखेंगे कि इनकी कुंडली में मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स एक्सेप्ट सूर्य पूरे केंद्र में स्थित है। मतलब 1, 4, 7, 10 ये चार हाउसेस में सारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। तो उसमें उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया। ओके। जब आप किसी कुंडली में देखते हैं कि केंद्र मजबूत है, तो ये बताता है कि पर्सनालिटी स्ट्रांग है, सॉलिड है, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करेगी, कोई ना कोई हाइट्स को अचीव करेगी। एक स्ट्रांग फाउंडेशन जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो यदि बिल्डिंग का स्ट्रांग फाउंडेशन है तो उसकी लाइफ लंबी रहती है वो बिल्डिंग की। ओके। सो सिमिलरली भावेश अग्रवाल का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि केंद्र में मेजॉरिटी प्लैनेट्स आ गए हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ग्रहों की। जी। लग्नेश उनका जो है मंगल है, मेष लगन की राशि है, मेष लगन की पत्रिका है, एरीज लगन की। और लग्नेश मंगल है, मंगल बैठा है फोर्थ हाउस में, नीच का होके बैठा है। लेकिन मंगल का नीच भंग होता है। नीच भंग कैसे होता है? नीच भंग गुरु से होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, और फोर्थ हाउस में जो कर्क राशि है वहां पे गुरु उच्च का होता है। तो चंद्रमा और गुरु दोनों केंद्र में बैठे हैं मंगल से, और मंगल पे दोनों की दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ती है, एस्पेक्ट दोनों आमने सामने हैं। तो मंगल का नीच भंग होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है इनका। ओके। और आप ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजी में, मतलब अपने वैदिक ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नीच भंग राजयोग का स्ट्रेंथ नॉर्मल राजयोग से ज्यादा है।
ओह, अगर किसी की पत्रिका में नीच भंग राजयोग बहुत बनते हैं, मतलब उनकी पत्रिका नेचुरली बहुत बली होती है। तो इनका लग्नेश जो है नीच का होकर उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है, वो बताता है कि लाइफ में इनको ओवरऑल हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस प्रॉमिस करती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे अगेन द नेक्स्ट थिंग, इनका 7th हाउस में शनि उच्च का होके बैठा है, लॉर्ड ऑफ 10th एंड 11th हाउस, मतलब 10th एंड 11th हाउस, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशनल फेम, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, प्रॉफिट्स। तो उसका जो स्वामी है दशम भाव में मकर राशि आती है और 11th हाउस में कुंभ राशि, इन दोनों का स्वामी उच्च का होकर 7th हाउस में बैठा है। और 7th हाउस इज द हाउस ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज, आवर बिजनेस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ स्पाउस जी। और शनि जब 7th हाउस में बैठता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये बंदा, ये व्यक्ति बिजनेस के लिए इंक्लाइंड रहेगा, एक सक्सेसफुल करियर अपने बिजनेस में बनाएगा। और यहाँ पे शनि उच्च का होकर बैठा है, तो शनि में एक एक्स्ट्रा पावर है। शनि अगेन डिनोट्स प्रोफेशनल जर्नी, बिजनेस, इट डिनोट्स बिजनेस रिलेटेड टू मशीन्स, फैक्ट्रीज, लेबर, डीलिंग विद लेबर क्लास पीपल। ओके। तो आज जो इनकी ओला कैब्स है वो मेनली इनकी डीलिंग किससे है? ड्राइवर्स, टैक्सी ओनर्स, यस, पूरे निचले वर्ग के लोग, लेबर क्लास पीपल है, जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, जो डे टू डे अपने डे टू डे वेजेस पे या रेवेन्यूज पे लोग निर्भर करते हैं, या गाड़ियों से संबंधित क्यों? क्योंकि लग्नेश बैठ गया 4th हाउस में। 4th हाउस डिनोट्स फिक्स्ड एसेट्स, 4th हाउस डिनोट्स व्हीकल्स। तो चौथे भाव में लग्नेश का बैठना और शनि का एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट पड़ता है 4th हाउस पे, तो इनका 4th हाउस में, और साथ में आप देखेंगे तो इनका इसकी युति सेकंड, मतलब सेकंड हाउस लॉर्ड, दैट इज द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, शुक्र के साथ में बनती है। मंगल, शुक्र और बुध की युति है, तो शुक्र जो है 2nd हाउस एंड 7th हाउस का लॉर्ड है। 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ सेल्फ अर्न्ड वेल्थ, इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ फैमिली, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बिजनेस ओरिएंटेड पोजिशंस की बात करें, बिजनेस ओरिएंटेड हाउसेस की बात करें, तो 2nd हाउस जो है दैट इज द हाउस ऑफ वेल्थ, ओके, एंड 7th हाउस इज द हाउस ऑफ बिजनेस। उसका लॉर्ड 4th हाउस में लग्नेश के साथ में कनेक्ट होता है, और साथ में सैटर्न की 10th एस्पेक्ट 4th हाउस पे पड़ती है, तो ये मालूम पड़ता है कि 4th हाउस का एक प्रोमिनेंट एरिया है जहां से उनका बिजनेस से कनेक्ट रहेगा। तो आप देखेंगे 4th हाउस में आता है फिक्स्ड लैंडेड प्रॉपर्टीज, फिक्स्ड एसेट्स जी, एंड व्हीकल्स, तो इनका काम व्हीकल से रिलेटेड है। और फिर जो उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक्स भी डाली, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग, एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन, जिसकी हम आगे बात करेंगे, अगेन व्हीकल से रिलेटेड ही है जी। फिर आप देखेंगे इनका जुपिटर और चंद्रमा का इतना सुंदर राजयोग बनता है, गज केसरी योग नामक ये राजयोग है, जहाँ पे जुपिटर एंड मून आर सिटिंग इन द 10th हाउस, ओके, जो फिर से इनके 10th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और 4th हाउस का जो लॉर्ड है मून 10th हाउस में बैठा है, तो फिर से 4th हाउस का अपने प्रोफेशन से कनेक्ट बता रहा है। करेक्ट। राहु का लगन में बैठना इन्हें टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लाइन, क्योंकि लगन का राहु कैसा रहता है, लगन में अगर राहु बैठता है तो वैसा आदमी यूजुअली कभी भी थोड़ा सा हट के सोचता है, थोड़ा सा एडवांस सोचता है, जो पॉजिटिव क्वालिटी है लगन के राहु की। राहु का लगन में बैठने का मतलब हो गया। और इनका एरीज लगन है, जैसे मैंने आपको बताया। एरीज लगन की खास बात यह कि एरीज लगन में एनर्जी बहुत रहती है, यू नो, दे आर एनर्जेटिक, दे आर द इनिशिएटर्स, बिगिनर्स। ये लोग हर चीज को स्टार्ट करने के लिए एकदम ऐसे उतावले रहते हैं। मतलब ऐसा रहता है कि दे वांट टू बी द फर्स्ट मूवर्स इन द मार्केट। मंगल की क्वालिटी है, तो जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी रहती है वो एरीज लगन वाले फुलफिल करते हैं। और वहां पे राहु बैठ गया है, तो एरीज लगन में राहु है, मतलब कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोचोगे। और क्योंकि इनका कंप्यूटर साइंस का और टेक्निकल बैकग्राउंड रहा हुआ है, तो इनका इंक्लिनेशन टेक्नोलॉजी की तरफ नेचुरली आ गया। तो इन्होंने क्या किया, बीइंग द फर्स्ट मूवर, ओला 2010 में इन्होंने चालू करी। और ओला जिस टाइम पे यहाँ पे कोई कैब
को आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और एक ऐप में या मोबाइल से आप कैब्स को बुक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। इस बारे में सोचना और ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करके इसे ये पर्टिकुलर बिजनेस को सक्सेसफुली मार्केट में उतारना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज था जो इन्होंने बखूबी पूरा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको एक और एलिमेंट मैं समझाता हूं, अगर आप गौर करेंगे तो इनका आत्मकारक जो है, आत्मकारक प्लैनेट शनि बनता है। आत्मकारक प्लैनेट का मतलब हो गया जो आपकी सोल के डिजायर को डिनोट करता है, जो हाईएस्ट डिग्री पे है। तो शनि इनका आत्मकारक है और मंगल बनता है इनका अमात्य कारक। अमात्य कारक मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट बैठा है, दैट इज नोन एज अमात्य कारक। ओके। जो आपका सोल को डिजायर को पूरा करने का रास्ता बताता है, हाउ विल यू अचीव दैट डिजायर, विच इज डिनोटेड बाय आत्मकारक प्लैनेट। तो इनका आत्मकारक शनि है, अमात्य कारक मंगल है। तो शनि एज एन आत्मकारक ये बताता है कि एक इंडस्ट्री से रिलेटेड बैकग्राउंड, इंडस्ट्री ले लो आप, या लेबर से कनेक्टेड बैकग्राउंड ले लो, लेबर से डील करने का ले लो, बड़ा लार्ज वर्क फोर्स से काम करने का आपको मौका मिलेगा। मतलब उनका डिजायर रहेगा, आत्मा की जो नीड है टू हैंडल अ वेरी लार्ज वर्क फोर्स, ओके, डे टू डे लेबर से रिलेटेड काम हैंडल कर सके। फिर राहु की दृष्टि होने की वजह से टेक्नोलॉजी का एलिमेंट आ जाता है। और मंगल एज एन अमात्य कारक अगेन विल प्रॉमिस एक कंटिन्यूस एक्शन आपके काम की तरफ, आपके गोल्स की तरफ। और ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बनाता है। ओके। अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर विद अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल सक्सेस, इंडस्ट्रियल फील्ड के लिए। और उसमें साथ में मंगल, क्योंकि मंगल इज अ कारक ऑफ एनर्जी, मंगल एनर्जी को डिनोट करता है, फायर विद इन को डिनोट करता है, एक्शन को डिनोट करता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन को डिनोट करता है, आपके मतलब मैनेजमेंट को भी डिनोट करता है। तो मंगल बीइंग एन अमात्य कारक मेक्स हिम अ लीडर, नॉट अ लीडर बट अ मैनेजमेंट लीडर यू कैन से। ओके। उनको इंडस्ट्री की तरफ पुश करेगा। सो दैट मीन्स इनके चार्ट के हिसाब से और इनका काम, ये दोनों कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल है। बट क्या ये इनको सिर्फ ये कॉम्बिनेशन इनको सक्सेस दे रहा है, या जो ओला नाम है, जो नाम इन्होंने रखा है, दैट इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग एंड दैट इज ऑल्सो गिविंग अ सक्सेस इन हिज लाइफ, हाउ इट इज? ओके, अभी हमने हाफ साइड ऑफ द स्टोरी की बात करी है। अभी तक हमने उनकी कंपनी के बारे में, उनकी कंपनी की डिटेल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है। बिल्कुल। सो व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द अदर हाफ, तो हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज द रियल रीजन ऑफ हिज सक्सेस। इज इट रियली अ सक्सेस, या इट लुक्स टू बी अ सक्सेस एंड मे नॉट बी इन रियल टर्म सक्सेस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल, है ना? तो सबसे पहले तो ये हमने बात करी उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की। उसमें भी कुछ एलिमेंट्स मैंने अभी कवर नहीं किए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यदि आप देखोगे तो हालांकि जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस उस बारे में तो मैंने बात कर दी, लेकिन कुछ इनके ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं जो इनके लिए ट्रबलसम है। अब ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस है? तो यहां आप देखेंगे उनके लगन में राहु बैठा है मेष राशि में। अब मेष राशि का जो राहु है, हालांकि उनमें एक एबिलिटी देता है कि उनको एक टेक्निकल बेंड ऑफ माइंड तो देता है, और मेष राशि में राहु थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ऐसा राहु के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, ऐसा राहु कई बार ओवरली ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाता है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है। ओके। काफी ज्यादा एग्रेसिव इंपल्सिवली बिहेव भी करता है ऐसा राहु। और ऐसे राहु के साथ में एक और प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा आदमी को सेल्फ सेंटर्ड भी बना देता है। तो आदमी क्या करता है, ज्यादा if you are an entrepreneur and if you become responsible for thousands of livelihoods, तो वहां पे आप में एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, आपको इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा लोगों के लिए सोचना चाहिए, एम्पैथी आनी चाहिए आपके अंदर में। थोड़ा सा क्या होता है, राहु सेल्फ सेंटर्ड बना देता है कि मैं क्या गेन कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मेरे एम्बिशंस को मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। और वो अपने एम्बिशंस के पीछे ऐसे भागता है कि बाकी जितने भी लोग हैं सब मोहरे हैं। सो इंक्लूसिव बिजनेस नहीं होता है वो।
जहाँ पे आप सबको इंक्लूड कर रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट द होल इकोसिस्टम। अब ओवरऑल देखो इनका, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, हालांकि देखो उनका राहु लगन में बैठ के इट इज गिविंग दोस टेंडेंसीज, बट वन थिंग इज वेरी गुड, उनका जो सूर्य है 5th हाउस में खुद के घर में बैठा है, दैट मेक्स हिम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। उन्हें मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दी है। उनमें एक क्या बोलते हैं, एक बिकॉज सन जो है इट इज अ फादर फिगर, सन इज अ, व्हेन योर सन इज स्ट्रांग, आप में एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी आ जाती है कि आप आपके एक्शंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तो 5th हाउस का जो सूर्य उन्हें एक बहुत अच्छा इंटेलेक्ट दिया है, एक अच्छी सोच वाला इंसान बनाया है। तो ये जो नेगेटिव राहु है इसको कहीं ना कहीं सूर्य काउंटर करता है, और 5th हाउस का सूर्य पावरफुल होने की वजह से ही आज वो पढ़ाई में भी उन्होंने, बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो आज उन्होंने IIT जैसी इतनी एलीट ऑर्गेनाइजेशन, इतनी एलीट इंस्टीट्यूशन को क्रैक करके एक अच्छी पोजीशन पे उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, जो कि लाखों का सपना रहता है और सपना का सपना ही रह जाता है। करेक्ट। अब हम बात करेंगे उनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट की, जिसे हम लोशो ग्रिड भी बोलते हैं, लोशो ग्रिड। इफ आई कैन हैव दिस। या श्योर सर। थैंक यू। तो हम इनका लोशो ग्रिड समझते हैं, न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट समझते हैं। 28 अगस्त 1985, 28 अगस्त 1985 का इनका बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोशो ग्रिड में देखेंगे तो 28 अगस्त 1985, ये आप इनके स्पेसिफिक प्लेसेस में आप प्लेस करिए। इनका प्राइमरी नंबर 2+8 नंबर 1 आता है जी, और इनका जो लाइफ पाथ नंबर है 28 + 8 + 1 + 9 + 8 + 5, that comes to number 5. 8, 9, 10, 10 + 8, 18, 19, 19 + 9 is 28, 28 + 8, 36, 36 + 5, 41, 4 + 1 = 5. तो आप ये देखेंगे कि इनकी न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट भी इतनी स्ट्रांग है। एक तो इसमें 951 जिसे बोलते हैं विल प्लेन, 951 की इनकी लाइन कंप्लीट होती है, दैट इज 159 की लाइन। तो यहां पे इनका विल प्लेन जो है ये पूरा कंप्लीट होता है, इनका विल प्लेन स्ट्रांग, मतलब दैट शोज ही हैज अ स्ट्रांग विल पावर। ओके। ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी कुंडली में 9, आपकी लोशो ग्रिड में, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, सॉरी आपकी न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट में 951 का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये एक बिजनेस क्वालिटी आपको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि नंबर 9 बिलोंग्स टू मार्स, नंबर 9 मंगल का नंबर है, दैट डिनोट्स लीडरशिप क्वालिटीज, फोर्स, डिटर्मिनेशन। 5 इज द बैलेंस, नंबर 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है, बुध बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस मतलब कोई भी बिजनेस में आपको यू शुड नो हाउ टू बैलेंस थिंग्स, करेक्ट, हाउ टू मैनेज, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स आपको देखना पड़ता है। डेफिनेटली। एंड नंबर 1 denotes communication skills. It is a number of sun. Communication, leadership qualities again is denoted by number 1. तो यहाँ पे 951 का पूरा प्लेन कवर होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इनका जो डेस्टिनी नंबर है, प्राइमरी नंबर जो इनका है दैट इज 8 + 2 नंबर 1, जो इनके लोशो ग्रिड में सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। और फिर इनका जो डेस्टिनी नंबर है दैट कम्स टू नंबर 5, बराबर है जी। और यहां पे आप देखेंगे कुआ नंबर अगर आप इनका निकालते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका कुआ नंबर निकलता है नंबर 6 पे। ये कैसे होता है? इनका टोटल ईयर ऑफ बर्थ को आप करिए 1 + 9 + 8 + 5, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 19 20 21 22 23, तो 23 को आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए, दैट कम्स टू नंबर 5 जी। तो बीइंग अ मेल 11 में से आप 5 माइनस करिए, दैट कम्स टू नंबर 6। ओके। नंबर 6 बिकम्स हिज कुआ नंबर। और इनके लोशो ग्रिड में नेचुरली हम इनके जो डिजिट्स देख रहे हैं उसमें नंबर 6 मिसिंग था, वहां पे इनका जो कुआ नंबर से नंबर 6 मिलता है, ये इनका एक और प्लेन कंप्लीट करता है जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ओके। तो इनकी बर्थ चार्ट में
प्रैक्टिकल प्लेन भी कंप्लीट होता है. मतलब तो will देयर इज अ विल प्लेन, देयर इज अ प्रैक्टिकल practical प्लेन. plane. Okay. और फिर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक इनका डायगोनल प्लेन भी कंप्लीट होता है, जिसे हम 852, दिस इज नोन एज सिल्वर राजयोग. ये एक राजयोग क्रिएट करता है. मतलब एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट तो इनका बहुत स्ट्रांग है, साथ में इनका न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट भी इक्वली वो चीज को कंफर्म करता है कि इनका ही इज born to become successful. तो यहां पे भी आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बनते हैं. फिर एक और बात, ठीक है, पोटेंशियल तो आदमी लेके आया है, लेकिन क्या पोटेंशियल सक्सेस दे सकता है खाली? जब तक टाइम सपोर्ट नहीं करेगा, आपका टाइम पीरियड आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक सक्सेस आपको नहीं मिल सकती. और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ये बात, टाइम, उनका जो टाइम पीरियड है, उनकी जो दशा, उनका जो समय चल रहा था. तो आप गौर करेंगे यहां पे 2012 से इनका गुरु का पीरियड चालू हुआ. स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 इनका गुरु का पीरियड लगा. और गुरु जो इनकी कुंडली में है वो इनका योग कारक ग्रह है. बिकॉज मेष लगन की पत्रिका में गुरु इज अ फेवरेबल, क्योंकि भाग्य को रूल करता है. ओके. और भाग्य को रूल करके कर्म भाव में बैठा है. हालांकि गुरु नीच का बैठा है, लेकिन गुरु का भी स्ट्रॉन्ग नीच भंग होता है. तो गुरु का रिजल्ट बहुत ही पावरफुली फेवरेबल हो गया. गुरु का नीच भंग कैसा होता है? शनि के केंद्र में बैठने से. क्योंकि गुरु जिस भाव में नीच का होता है वो शनि का भाव है, और शनि लगन से केंद्र में बैठा है और चंद्रमा से भी केंद्र में बैठा है. तो दोनों तरफ से केंद्र में बैठने से गुरु का नीच भंग होता है. तो गुरु का रिजल्ट इनके लिए बहुत फेवरेबल हो गया. हालांकि गुरु 12th हाउस को भी रूल करता है, लेकिन मेष लगन के लिए गुरु इज ऑलवेज अ फेवरेबल प्लैनेट. ओके. तो गुरु का जो इनका पीरियड 2012 से लेके अभी तक चल रहा है इनका, ये चलेगा इनका पीरियड 2028 तक, 2027 तक. अगले 3 तो सालों. इनका जो ये पूरा प्राइम करियर का जो इनका पीरियड रहा है, 2012 मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, और इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब करने के बाद 2010 में उन्होंने जॉब क्विट किया, और 2010 से उन्होंने ओला स्टार्ट करी. तो 10 से 12, 13 ये जो पर्टिकुलर पीरियड उनका गया है 2010 से 12, वो एक मतलब बिकॉज ही वॉज डायनामिक, सक्सेस उनको इमीडिएटली नहीं मिली. उन्होंने बहुत मेहनत करी उसके पीछे. उन्हें दिन रात लगना पड़ा, एक टीम बिल्डअप करनी पड़ी. टीम बिल्डअप करके उन्होंने अपना बेस से चालू किया, और 2012 के बाद में उन्हें सक्सेस मिलनी चालू हुई. स्पेसिफिकली 2014 के बाद में, जब उनका गुरु में शनि लगा, और गुरु शनि का जो कॉम्बिनेशन आया, वहां उन्होंने एकदम गेम चेंजिंग सक्सेस हासिल करी, एक नेक्स्ट लेवल सक्सेस, जहां से उन्होंने ओला को ऐप प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, और वहां से वो उनकी जर्नी चालू हो गई. एक सक्सेसफुल जर्नी. आपको चाहिए? वुड यू वांट इट बैक? या, थैंक यू सर. आपने भावेश अग्रवाल जी का न्यूमरोलॉजिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल बताया. आपने बताया कि कॉम्बिनेशंस इनके फेवरेबल है. बट जहाँ तक हमने सुना है, हम सुनते आ रहे हैं कि नो डाउट बिजनेस तो काफी बढ़ रहा है इनका, बट साथ ही साथ दो ही इज अ बिलियनर, बट इनकी कंपनी नॉट अ प्रॉफिटेबल. फिर ये कैसा है? मतलब हर चीज उनका फेवरेबल है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट फेवरेबल है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट फेवरेबल है, शनि सब उच्च के बैठे हुए हैं. देन हाउ? मतलब सुनने में तो यही आता है कि दो ओला इज वर्किंग गुड, बट कभी आज तक प्रॉफिट नहीं. आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम अभी तक बात कर रहे थे भावेश अग्रवाल की जी, उनके एंटरप्रेन्योर जर्नी की, उनकी ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे थे. वहां पे तो बराबर जैसा उनका चार्ट बताता है उन्होंने ग्रो किया. आज एक मिडिल क्लास बॉय से एक बिजनेस, एक मिलियनेयर बन गए, बिलियनेयर बन गए जी. लेकिन जहां पे हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी इज नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी येट. कंपनी ने एक्सपेंशन बहुत अच्छा किया है, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाई. अब ये क्यों नहीं कमाई? इसके लिए हम कंपनी को स्टडी करते हैं कि ऐसी क्या बात है कि कंपनी क्यों नहीं प्रॉफिटेबल है.
तो ये जानने के लिए, इसीलिए आप देखेंगे कि खाली एक इंडिविजुअल के चार्ट से, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टडी से आप, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टोरी से आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी की ग्रोथ को आप डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी भी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एक एंटिटी है, जिसका एक अपना बर्थ है, जिसका एक अपना एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, लेकिन एग्जिस्टेंस है। वहां पे वो कंपनी हमेशा खड़ी रहती है। वहां पे डायरेक्टर्स ले लो या मैनेजर्स ले लो या पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स ले लो, वो भले ही आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस लॉ की नजरों में परपेचुअल है, इट्स लॉन्ग टर्म। कंपनी का खुद का एक अस्तित्व है, तो कंपनी की खुद की एक किस्मत भी रहती है। और कंपनी की किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी के एग्जिस्टेंस, उनके कंपनी के बर्थ चार्ट को हम देखेंगे तो हमें कंपनी की किस्मत मालूम पड़ती है। तो जब हम कोई भी बिजनेस के सक्सेस की बात करते हैं, वहां पे कंपनी की किस्मत और उसको चलाने वाले की किस्मत, उसको फॉर्म करने वाले की किस्मत, दोनों की किस्मत का एनालिसिस करते हैं, जब जाके हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब आपका कहना ये है कि जैसे भावेश अग्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1985 को हुआ, तो हमने उस बेसिस पे उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा। बिल्कुल। तो वैसे ही जिस दिन कंपनी का जिस दिन कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट होती है जी, या जिस दिन वो रजिस्टर होती है, तो जिस दिन वो लीगली रिकॉग्नाइज होती है, जिस दिन उसका फॉर्मेशन होता है, जब लॉ से लीगली रिकॉग्नाइज करता है, उस दिन कंपनी का जन्म होता है। ओके, तो उसका चार्ट एनालिसिस अलग होगा। 100% है। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी क्या पोटेंशियल्स के साथ पैदा हुई है। बिना कंपनी के पोटेंशियल के साथ खाली एक इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टोरी से या इंडिविजुअल के एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से आप कंपनी की ग्रोथ रहेगी या नहीं रहेगी, वो आप गारंटी नहीं कर सकते। कंपनी की ग्रोथ स्टोरी भी कंपनी प्रॉमिस करना जरूरी है। अब हम चलते हैं कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो ओला कैब्स जो है, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 3 दिसंबर 2010 को। अब यदि हम कंपनी के सन चार्ट को स्टडी करें, क्योंकि कंपनी का एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं रहता है, तो हम कंपनी के सन चार्ट को स्टडी करते हैं। सन चार्ट मतलब कंपनी का सोल चार्ट, उसके एग्जिस्टेंस का चार्ट। सन इज रिप्रेजेंटिंग द सोल, so when we see the sun chart we get to understand the planetary combinations of a company. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सन जो है, सन चार्ट में सन राइजिंग हो रहा है स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ मिस्ट्रीज, इट इज अ साइन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट। काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस को डिनोट करता है। तो जब स्कॉर्पियो का सन है, सन एक तो अपने फ्रेंडली साइन में बैठा है, तो सन यहाँ पे, दो इट इज इन अ वाटर साइन बट इट इज इन इट्स फ्रेंड साइन, तो सन ये बताता है कि कंपनी जो है, जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, कंपनी विल बी मोर इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट विल बी मोर इनटू, इवन स्कॉर्पियो जो साइन है, मंगल का साइन है, वो रिसर्च डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंज ऑफ बिजनेसेस, ट्रांसफॉर्मेशंस को इंडिकेट करता है। फिर आप देखेंगे ये बिजनेस के, कंपनी के कारका प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर कंपनी किस बिजनेस में है और कौन से प्लैनेट्स हैं जो बिजनेस के कारक बनते हैं। तो आप देखेंगे तो जहां पे हम एम्प्लॉयज, लेबर्स, ड्राइवर्स या लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर से डील करते हैं, वहां पे शनि एक इंपॉर्टेंट कारक बन जाता है। दूसरा, दे आर इनटू टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग। जब हम टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे राहु एक स्ट्रॉन्ग कारक बन जाता है। और साथ में ट्रेड की जहां तक बात आती है, बिजनेस का एक नेचुरल कारक बुध रहता ही रहता है। सो हम प्राइम कारक को देखेंगे तो हम शनि को देखेंगे, राहु को देखेंगे और बुध को देखेंगे। ओके। अब यहां पे आप देखेंगे इनके चार्ट में, शनि इज इन द हाउस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जो हाउस ऑफ, जो 11th हाउस है। तो शनि अगर हाउस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में बैठता है, वो भी
बुध के भाव में बैठा है, तो ये इंडिकेट करता है शनि का जो नेचर है, स्लो, स्टेडी, कंटिन्यूस एफर्ट्स का शनि डिनोट करता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको लगातार उसके ऊपर मेहनत करती रहनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा, और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी स्टैब्लिशमेंट देता है शनि। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस एंड रेगुलर हार्ड वर्क इज द की फैक्टर्स ऑन दिस। दूसरा राहु जो है सेकेंड हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ द सेल्फ अर्न्ड वेल्थ, वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा है। तो वहां पे आप देखेंगे कि राहु बुध के साथ में सेकेंड हाउस में बैठा है, जो एक अच्छा प्लेसमेंट है, जो ये बताता है कि कंपनी को वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपनी विल बी एबल टू जनरेट गुड वेल्थ, अच्छा वेल्थ जनरेट करेगी। और साथ में जो लग्नेश है मंगल, जो सन चार्ट का लग्नेश है मंगल, वो भी साथ में कंजंक्ट है राहु के और बुध के इन द सेकेंड हाउस, विच अगेन प्रोमिसेस कि आप वेल्थ जनरेशन अच्छा कर पाओगे। आप एक चीज गौर करेंगे, अब लिक्विडिटी की जहां तक बात होती है, लिक्विडिटी एंड वेल्थ को शुक्र और चंद्रमा डिनोट करते हैं गुरु के साथ में। तो जहां पे हम लिक्विडिटी की बात करते हैं वहां पे चंद्र की पोजीशन देखना जरूरी है। चंद्रमा बैठा है शुक्र के साथ में 12वें भाव में, इन द हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स, इन द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इवन द हाउस ऑफ लॉसेस। तो लॉसेस के भाव में चंद्रमा का बैठना इंडिकेट करता है कि नो डाउट आपको, क्योंकि सेकेंड हाउस स्ट्रांग है तो आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा होगा, लेकिन साथ में लॉसेस भी चंद्रमा और शुक्र दोनों वहां पे बैठ के बनाते हैं, लॉसेस को भी डिनोट करते हैं। और सेवेंथ हाउस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी इंडिकेट करता है। तो क्योंकि शुक्र खुद के भाव में बैठा है, तो आप देखेंगे इनके पास जितने भी मेजर इन्वेस्टर्स हैं, जहां से ये लोग फंड रेज करते हैं, वो फॉरेन सोर्सेज एक मेजर चंक है। तो आप देखेंगे ये कि उन्होंने जो फंड रेजिंग की है, उसमें से मेजर फंड रेजर्स जो उनके हैं, जो जहां पे फंड रेजिंग सोर्सेज हैं, वो है जैसे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, यूएस बेस्ड कंपनी है। फिर सॉफ्ट बैंक ग्रुप, ये मेजर इन्वेस्टर है। एक तेमासेक बोल के है। फिर मैट्रिक्स पार्टनर्स हैं, ये जितने भी हैं, स्टेडव्यू कैपिटल, ये जितनी भी कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं जिन्होंने फंड किया है ओला ग्रुप को, ये सब मेजरली फॉरेन बेस्ड कंपनीज हैं। तो इनको फॉरेन से काफी अच्छा पैसा आया, क्योंकि इनका कंपनी का जो चार्ट है वो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, शुक्र की पोजीशन स्ट्रांग होने की वजह से। और क्योंकि लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का कारक चंद्रमा 12वें भाव इन द हाउस ऑफ लॉसेस में बैठता है, तो ये भी बताता है कि कंपनी को प्रॉफिट्स में आने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और शनि इन 11th हाउस ये बताता है कि आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी कंपनी को प्रॉफिट्स में लाने के लिए। अब कंपनी ये बोलती है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब हम फाउंडर भावेश अग्रवाल के चार्ट को देखते हैं, तो उनका चार्ट मंगल के लगन का है, राहु लगन में बैठा है, जो बताता है कि आप बहुत एग्रेसिव रहोगे आपके अप्रोच में। करेक्ट। यू वुड स्टार्ट विद अ बैंग बट यू वुड एंड अप इन अ क्रैश। ये मंगल के जो लगन है, मंगल के लगन की क्वालिटी है, क्योंकि उनके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उनका समय उनका फेवरेबल है। तो आप समझ के चले, इंस्पाइट ऑफ कंपनी मेकिंग सो मेनी लॉसेस, उन्हें फंड रेजिंग में या एक्सपेंशन में उन्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी जो क्वालिटीज है और जो उनकी कंपनी डिमांड करती है वो कॉन्ट्राडिक्ट होती है कई जगह। इसके वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब आप एक और बात देखेंगे, हम अगर ओला का नेम एनालिसिस करें तो ओला कम्स एट नंबर 2, उसका जो नेम नंबर है नंबर 2 पे आता है। ओके। ओला इज OLA जी। इट कम्स एट नंबर 11, 1 + 1 = 2। तो यहां पे आप देखेंगे तो नंबर 2 1 + 1 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। भावेश अग्रवाल जो हैं, उनका
जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 28, इट कम्स, उनका जो प्राइमरी नंबर है दैट कम्स टू नंबर 1। 1। उनका जो डेस्टिनी नंबर है, लाइफ पाथ नंबर जिसे बोलते हैं, डेस्टिनी हम्म। नंबर, दैट इज नंबर 5। जी। तो यहाँ पे लाइफ, उनका जो प्राइमरी नंबर है नंबर 1 से कंपनी का नाम तो बराबर अट्रैक्ट होता है, इट इज कंपैटिबल। बट अगर हम कारका प्लैनेट नंबर को देखें और भाविश अग्रवाल का लाइफ पाथ नंबर को देखें, कारका प्लैनेट नंबर क्या हो गया? नंबर 8, नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर 8 शनि का, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मर्क्यूरी। ओके। और भाविश अग्रवाल का लाइफ पाथ नंबर क्या है, उनका डेस्टिनी नंबर क्या है? नंबर 5। जी। तो दैट इज नॉट फेवरेबल टू नंबर 2, द नेम नंबर। मतलब नेम नंबर जो है इट इज नॉट कंपैटिबल टू द कारका प्लैनेट नंबर एंड द डेस्टिनी नंबर ऑफ द फाउंडर एंड द सीईओ। मतलब इनका जो नाम है इट इज नॉट फेवरेबल टू द बिजनेस दे आर इन। ओके। ओके। तो एक सर्टेन लेवल की फेवरेबिलिटी है फाउंडर के साथ में, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो नंबर 2 जो है वो इमोशंस को डिनोट करता है, नंबर 2 सेंसिटिविटीज को डिनोट करता है, आर्ट को डिनोट करता है, चंद्रमा का नंबर है। और यहाँ पे आप डील किन से कर रहे हो? शनि के तत्वों से डील कर रहे हो, सैटर्न एलिमेंट्स। करेक्ट। सो डेफिनेटली ये नाम इतना फेवरेबल नहीं है कंपनी के लिए। यदि वो मेरे पास एडवाइस के लिए आए तो मैं उन्हें बोलूंगा कि आप कंपनी का नाम जो है, ओला के साथ में कुछ ऐसा नाम आप ऐड करिए, कुछ एक या तो आप प्रीफिक्स करिए तो कुछ सफिक्स करिए ऐसा नाम को जिसका नेम नंबर 5 पे आए, जो प्राइमरी एंड डेस्टिनी दोनों के साथ में फेवरेबल रहे। और यहाँ पे कंपनी का भी जो प्राइमरी नंबर है, मैं कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो प्राइमरी नंबर है दैट इज नंबर 3, और डेस्टिनी नंबर कंपनी का जो है दैट इज अगेन 3 + 1 4 + 2 6 7 8 9। तो 3 और 9 आपस में अच्छा वाइब्रेट करते हैं। तो इनकी जो कंपनी है, कंपनी हैज एन एडवांटेज कि उनका जो प्राइमरी नंबर है डेस्टिनी नंबर है दोनों वाइब्रेट करते हैं। तो कंपनी का एक फेवर हो गया। नाम यदि अनफेवरेबल भी है तो कंपनी का प्राइमरी एंड डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सक्सेसफुल है। 3 9 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके। और वैसे ही आप भाविश अग्रवाल का देखेंगे 1 and 5 इट इज अगेन अ वेरी सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजिकली। तो इनके ऐसे काफी एलिमेंट्स हैं जो बहुत फेवरेबल है। यदि नाम को और थोड़ा उन्होंने फेवरेबल डायरेक्शन में लेके गए तो उन्हें सक्सेस और अच्छी मिलेगी, क्योंकि नाम का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहता है। That's what. तो मैं यहाँ पर जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज यहीं पर बोलना चाहती हूँ कि दो आपका चार्ट कितना भी आपसे फेवरेबल हो, दो आपकी डेस्टिनी, आपका बिजनेस कितना भी प्रॉफिट में हो, बट अगर आप बिजनेस अच्छा चल रहा है, नाम कंपैटिबल है, फिर भी मैं चाहूंगी कि प्लीज 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 अपना आप कंपनी का नेम एनालिसिस जरूर करवा लें। 100% है। देखिए, अगर ये सारे एनालिटिक्स आपके बराबर है, यदि आपका कंपनी का नाम फेवरेबल है, यदि आप देखेंगे फाउंडर या कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका टाइम फेवरेबल है, साथ में कंपनी का जो चार्ट है वो अगर हर चार्ट में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्लैनेट्स रहते हैं, बिल्कुल। तो यदि आप स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के फेवरेट उसके जो फेवरेबल प्लैनेट्स है उनके तत्वों को आप यूटिलाइज करेंगे, उसके सिनर्जीज को आप यूटिलाइज करेंगे, तो आप आपके बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें क्या है, बहुत करेक्शंस भी होते हैं। जैसे अब ठीक है, हर चीज, हमारा जो जन्म होता है हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल। कंपनी का जन्म फिर भी कुछ हद तक अपने हाथ में रहता है, लेकिन फिर भी आप जब इनकॉर्पोरेट कराते हैं, सरकार उसके ऊपर कब ठप्पा लगाती है, कब उसको मान्यता देती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। आप सोच रहे हो आज अप्लाई करो, मुझे आज ही आ जाना, कई बार नहीं होता है ऐसा। सो मेनी थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। आप एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज से आप काफ़ी करेक्शंस कर सकते हैं। जो नेगेटिव्स हैं उसको आप पॉजिटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ये सारे एलिमेंट्स को अगर यदि आपके फेवर में हैं तो आपकी सक्सेस गारंटीड है।
अभी तक हम लोग ओला कैब्स के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। अब इनका आईपीओ आ रहा है एंड दे आर इनटू ओला इलेक्ट्रिक्स। तो इनका ओला इलेक्ट्रिक्स कैसा रहेगा? हाउ इट इज गोइंग टू बी? देखो, ओला इलेक्ट्रिक इज अगेन दे आर कमिंग इनटू अ वेरी बिग सेटअप, जहां पे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके उन्होंने सेल से लेके हर कंपोनेंट्स इन हाउस बनाने की बात कही है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं ये लोग। ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है ओला इलेक्ट्रिक का जी। लेकिन ये लोग एक अच्छा फंड रेज कर रहे हैं एक ह्यूज फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। और ये पूरा मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके हर मैन्युफैक्चरिंग ये इन हाउस करना चाहते हैं। तो यदि हम भाविश अग्रवाल की कुंडली देखते हैं तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए बहुत सूटेबल है। और खास करके जब हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम मेटल्स की बात करते हैं, व्हीकल्स की बात करते हैं, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज रहेगी, तो वो पर्टिकुलर एरिया इनके लिए बहुत फलने वाली एरिया है, बहुत अच्छी एरिया है जी। लेकिन अब हम ओला इलेक्ट्रिक को स्टडी करते हैं। दिस कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड 3 फरवरी 2017 को इनकॉर्पोरेट हुई। ओके। और यदि हम कंपनी के सन चार्ट को स्टडी करें, शनि का लगन है मकर लगन, मकर राशि, सन चार्ट में मकर राशि का लगन है और शनि जो है बुध के साथ में 12th हाउस में प्लेस्ड है। फिर आप देखेंगे सेकंड हाउस दैट इज द हाउस ऑफ वेल्थ में केतु प्लेस्ड है, 8th हाउस में राहु है, 9th हाउस में गुरु बैठा है, 3rd हाउस में मंगल के साथ में शुक्र की युति है और 4th हाउस में चंद्रमा बैठा है। अब यहां पे सबसे पहले तो हम देखते हैं लग्नेश की स्थिति। लग्नेश जो है वो 12th हाउस में कारक ग्रह बनते हुए 12th हाउस में बुध के साथ में बैठा है। दोनों कारक ग्रह 12th हाउस में चले गए, दैट इज द हाउस ऑफ लॉसेस। अगेन इट इज द हाउस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो यहां पे हम फिर देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में फॉरेन पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा। ओके। फॉरेन इन्वेस्टर्स का उनको सपोर्ट बना रहेगा। फिर हम बात करते हैं पोजीशन चंद्रमा की। चंद्रमा यहां पे शुक्र जो है उच्च का होके बैठा है। शुक्र इज अगेन द हाउस ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। शुक्र किसका रिप्रेजेंटेटिव है? अच्छे ब्रांड वैल्यू का रिप्रेजेंटेटिव, अच्छे ब्रांड वैल्यू, एक अच्छे ब्रांड इमेज का रिप्रेजेंटेशन शुक्र करता है। और शुक्र देखा जाए तो कर्म का कारक बनता है इनके सन चार्ट में। 10th हाउस का जो लॉर्ड है दैट इज एक्सॉल्टेड इन द 3rd हाउस। मतलब ये है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखती है और अपने आप को एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन दे सकती है। तो शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी बैठी है यहाँ पे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में शुक्र स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो वेल्थ क्रिएशन या फंडिंग में आपको तकलीफ नहीं आएगी। आप पैसा जितना चाहते हो उतना आप रेस कर पाओगे। अब यहां आप देखोगे कि जो हाउस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो लॉर्ड है 3rd हाउस में शुक्र के साथ में बैठा है। यहाँ पे मंगल और शुक्र की युति है। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है क्योंकि 12th हाउस का जो लॉर्ड है, सॉरी, क्योंकि हाउस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का जो लॉर्ड है दैट इज सिटिंग विद द हाउस ऑफ द कारक ऑफ फेम, हाउस ऑफ 10th हाउस के लॉर्ड के साथ में। तो 10th एंड 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी युति बनती है 3rd हाउस में। 3rd हाउस किसको डिनोट करती है? एक परसिस्टेंसी, एक हार्डवर्क को डिनोट करती है। मतलब ऐसा है कि ये कंपनी पोटेंशियल बहुत रखती है ग्रोथ की, बट अगेन शनि का लगन है, शनि 12वें भाव में बैठा है, तो आपको इतनी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लाने देगा। तो आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे, खूब मेहनत ये कंपनी में, तब जाके कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। एक कारक जो राहु है वो 8th हाउस में बैठा है और 8th हाउस में बैठ के वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करता है। मतलब ये कंपनी कहीं ना कहीं स्टेज बाय स्टेज, समय पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगी। और इनको जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्म करेगी अपने आप को, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर इनके अलग अलग स्टेज में जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे वैसे वैसे कंपनी ग्रो करेगी। ओके। तो चार्ट तो मोर और लेस
कुछ कॉम्बिनेशन उनके चार्ट की प्रॉमिसिंग है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का नाम इतना फेवरेबल नहीं है। अब हम ओला इलेक्ट्रिक को अगर देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक अगेन कम्स टू नेम नंबर 2। एक बार देख लेते हैं फिर। नहीं, ओला इलेक्ट्रिक कम्स टू नेम नंबर 1 विच इज फेवरेबल। ओके यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का जो नाम है दैट कम्स टू नेम नंबर 1 37 विच इज फेवरेबल। ओके सो दिस कंपनी का नाम, यहाँ का इस कंपनी का नाम भी फेवरेबल है। अब यहाँ पे इनको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू गेट इनटू द प्रॉफिटेबल जोन, क्योंकि कंपनी के बैकलॉग्स लॉसेस के बहुत बड़े हैं। तो इट इज अ डिफिकल्ट जर्नी, लेकिन पोटेंशियल कंपनी पूरी प्रॉमिस करती है। और 2028 तक आप देखेंगे मोरलेस, जब तक इनका जुपिटर में मंगल खत्म होता है 2025 एंड तक, तो इनका समय बहुत अच्छा है। ओके मतलब फ्रॉम हियर 1 साल का पीरियड तो इनका बहुत अच्छा है, उसके बाद में थोड़ा स्ट्रगल्स इनकी लाइफ में चालू होते हैं। स्ट्रगल्स इन द सेंस? स्ट्रगल्स मतलब फिर उनको, क्योंकि उनका इतना बैकलॉग है लॉसेस का, अभी तक तो क्या है गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता आया है, फंडिंग उनको जब चाहे जब मिलती आई है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो इनका क्योंकि इंडिपेंडेंट टाइम इनका प्रॉमिसिंग था, तो इन्हें सारे सपोर्ट्स मिल रहे थे। अब जब इनका इंडिविजुअल टाइम इनका जब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जब देखते हैं कि इनको कैसे सपोर्ट मिलता है, वो डिसाइड करेगा इनका फ्यूचर, जो कि उतना अच्छा टाइम नहीं जो टाइम अभी इन्होंने देखा है। तो इनके लिए आगे मुश्किलें, दिक्कतें आने वाली हैं। हालांकि इनका चार्ट प्रॉमिसिंग है, कंपनी का चार्ट भी प्रॉमिसिंग है, लेकिन जो इनका टाइम है वो दिक्कतें क्रिएट करेगा। और आप देखोगे कि इनका 7th हाउस में केतु बैठा है शनि के साथ में, तो इनके जो एसोसिएशंस रहेंगे या इनके जो पार्टनरशिप्स रहेंगे, वहां पे इन्हें हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इनके कोई स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स में इनको दिक्कत आएगी, और आगे जाके जब शनि की महादशा इनको आएगी, वो टाइम पे इनके लिए वो दिक्कतें और बढ़नी है। He will have to work really hard and he has to become more practical in his approach. थोड़ा धीमे होना पड़ेगा इन्हें, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जब जाके ये अपनी ग्रोथ आगे देखेंगे।